हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तनाएं चैप्टर में पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करेंगे। इसके पीछे हम आपको गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन के सूत्र और लेंस मेकर के सूत्र के निगमन को बताए थे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करेंगे। न्यूटन के सूत्र पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए निकालने के लिए न्यूटन के सूत्र को हमेशा जो फोकस दूरी ली जाती है वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तु की और जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र से न लेकर हम लोग प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से उसकी दूरी लेते हैं, उससे फोकस दूरी निकालते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने जो वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से न लेकर वो दूरी वो कहाँ से लेते हैं, प्रथम और द्वितीय फोकस से लेते हैं। उसी से संबंधित ये फार्मूला होगा, इससे फोकस दूरी हम पतले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं, पहले फिर इसका निगमन करते हैं। तो क्या है, एक लेंस लेते हैं, पतला लेंस। ये एक पतला उत्तल लेंस है। क्या है, ये एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। पतला लेंस है इसलिए बीच से ये अपवर्तक पृष्ठ रेखा लेते हैं। इसकी ये जो डॉटेड लाइन है क्या है, अपवर्तक पृष्ठ रेखा है और इसके मध्य बिंदु इसका क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र सी होगा। तो सी क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर और इसके अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा गुजरेगी उसे हम क्या कहते हैं, इस लेंस की मुख्य अक्ष। तो ये क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष है। ये लेंस की मुख्य अक्ष है। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक, उत्तल लेंस की जो प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है, अगर हम इस साइड में लेते हैं, ये इसका प्रथम फोकस होगा। इधर से प्रकाश किरणों को डालना है तो जिस तरफ से प्रकाश किरणों को डालेंगे उस तरफ इसका प्रथम फोकस होता है और प्रथम फोकस को हम लोग एफ डैश से नोट करते हैं। तो ये क्या है, प्रथम फोकस। क्या है, प्रथम फोकस है और इसका द्वितीय फोकस इस तरफ होगा दाईं ओर लेंस के। ये इसका द्वितीय फोकस है। इसको किससे नोट करते हैं, एफ से नोट करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, इसकी सहायता से हमको न्यूटन का सूत्र प्राप्त करना है। इसमें देखिए एक वस्तु लेते हैं, लेंस के सामने बाएं तरफ यहाँ पास एक वस्तु लेते हैं। ये वस्तु क्या है, इसका एक नामकरण करते हैं ओ डैश। ठीक, ये एक वस्तु होगी, ओ डैश एक वस्तु है। इसको नीचे लिखते हैं। चलिए, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो पहले नियम के अनुसार एक हम मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेते हैं जो वस्तु के शीर्ष ओ डैश से चलती है। ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होगी जो लेंस से पड़ेगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण लेंस से जब इसका अपवर्तन होता है तो कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस एफ से होकर जाती है। तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। और इसका दूसरा नियम इसी का उल्टा, जैसे द्वितीय फोकस से होकर जा रही है, क्या करें, एक यहाँ से किरण, बहुत सारी किरणें चलेंगी, एक किरण और लेते हैं जो इसके प्रथम फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, प्रथम फोकस। तो लेंस में जो द्वितीय नियम है वो ये है कि वस्तु के शीर्ष से चलकर प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब लेंस से अपवर्तित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है।
इस तरह से दो हमारे पास दो अपवर्तित किरणें मिलेंगी। एक अपवर्तित किरण O डैश, एक की अपवर्तित किरण क्या होगी, ए सी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं, सॉरी सी यहाँ है, और O डैश बी जो आपतित किरण है इसकी अपवर्तित किरण क्या मान लेते हैं, बी ई। और दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को देखिए जिस बिंदु पे काटेंगी, चूंकि ये दोनों आपतित किरणें बिंदु O डैश से चल रही हैं, इसलिए इनकी जो अपवर्तित किरणें हैं जिस बिंदु काटेंगे वो O डैश का प्रतिबिंब I डैश बनाएंगे। I डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो हमको I मिलेगा। इस तरह से एक हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ये प्रतिबिंब है I डैश। ये चित्र बन गया। ठीक, तो वस्तु जब लेके चलेंगे तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली जो मुख्य अक्ष की समांतर किरण होगी वो हमेशा लेंस से जब अपवर्तित होती है तो कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इस तरह से एक आपतित किरण हमारे पास O डैश ए और इसकी अपवर्तित क्या है ए डी मिलेगी। दूसरी किरण जो इसके प्रथम फोकस से होकर चलती है, लेंस पे जैसे पड़ती है इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तित होने के पश्चात इसका ये नियम के अनुसार क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी और दोनों अपवर्तित किरणें ए डी और बी ई जिस बिंदु पे काटेंगे वो I डैश किसका प्रतिबिंब होगा, O डैश का। I डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे, इस तरह से हमको वस्तु O डैश का प्रतिबिंब क्या मिल जाएगा, I डैश। अब न्यूटन के नियमानुसार हम इसके पहले जितने भी चित्र बनाए उसमें जो वस्तु की दूरी है हम प्रकाशिक केंद्र C से लेते हैं, लेकिन इस सूत्र के लिए हम वस्तु की दूरी को प्रकाशिक केंद्र C से न लेकर प्रथम फोकस F डैश से लेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, X डैश। तो देखिए प्रथम फोकस F डैश से वस्तु दूरी क्या मानेंगे, X डैश। पीछे आपको ने बताया था कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई कोई भी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए F डैश को हम क्या है माइनस चिन्ह के साथ लेकर चलेंगे। तो ये F डैश से वस्तु के बीच की दूरी है और इसको हम स्मॉल x डैश मानेंगे। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है, इसको F डैश से जोड़ करेंगे, ये भी क्या है माइनस में लेंगे क्योंकि ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरी है। ठीक उसी तरह से हम हमेशा प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, लेकिन इस न्यूटन वाले सूत्र में प्रतिबिंब की दूरी को हम कहाँ से लेंगे, द्वितीय फोकस से, और प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये धनात्मक लेंगे क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी है प्रकाशिक केंद्र से दाएं साइड में। ये F से प्रतिबिंब I की दूरी हो गई और C से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है, इसको हम स्मॉल f से नोट करेंगे, F और C के बीच की दूरी। तो ये तो हो गया डायग्राम जिससे हमको इस फार्मूले का निगमन करना है। अब देखिए न्यूटन पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का जो सूत्र है वो क्या कहता है। ठीक, न्यूटन के अनुसार किसी लेंस में प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, किसी लेंस में प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी जैसे यहाँ x डैश हमने ली है, तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ x डैश जैसे हमने लिया है का गुणनफल बराबर होता है उस लेंस के प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के। तो न्यूटन का जो सूत्र है वो क्या है, किसी लेंस के प्रथम फोकस से ली गई वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से ली गई प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल बराबर होता है उस लेंस के प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के। ठीक, तो क्या है इस सूत्र, किसी लेंस के प्रथम फोकस, किसी लेंस के प्रथम फोकस से ली गई वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से ली गई प्रतिबिंब की दूरी
का गुणनफल, दूरी का गुणनफल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, लेंस की प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब देखिए, प्रथम फोकस लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, x डैश है, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, x है, बराबर होता है प्रथम फोकस दूरी f डैश इंटू द्वितीय फोकस दूरी f के। तो ये लेंस, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है। ठीक, अब इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है, तो आते हैं इसको प्रूफ में। तो देखिए, प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र में देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एफ डैश के इस साइड और इधर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा है ओ डैश एफ डैश, और दूसरा त्रिभुज हमारा है सी बी एफ डैश। तो त्रिभुज ओ डैश एफ डैश तथा त्रिभुज सी बी एफ डैश में, इसमें जैसे ही आएंगे, इस दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये लंबवत हमेशा वस्तु मुख्य पे लंब होती है, इसलिए 90 अंश का कोण, और यहाँ भी ये 90 अंश का कोण। ठीक, तो ये दो कोण तो बराबर हो गए परस्पर। तीसरा ये वाला कोण और ये दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। इस तरह से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोण बराबर है, और ये वाला ये कोण, और जब दो त्रिभुजों के परस्पर दो कोण अगर बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण जो बचता है वो स्वतः बराबर हो जाता है। ये त्रिभुज का नियम है। त्रिभुज के नियम अनुसार देखा जाए तो जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है, और जब किसी त्रिभुज के दो कोण, तीनों कोण परस्पर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, अर्थात एक जैसे आकृति के होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ओ डैश एफ समरूप होगा त्रिभुज सी बी एफ डैश के। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि इसका देखिए, अगर इस त्रिभुज के लंब की बात करेंगे तो ओ डैश, पहले त्रिभुज का लंब ओ डैश है, दूसरे का लंब क्या है, सी बी है। तो इन दोनों का अनुपात बराबर, इस त्रिभुज का आधार ओ एफ डैश और इसके संगत भुजा जो आधार भुजा है सी एफ डैश। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा उनकी दूसरी संगत भुजाओं के अनुपात के। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो सी बी है इस त्रिभुज में, देखिए, क्योंकि मुख्य अक्ष और बी आई डैश या बी ई समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं की बीच की लांबिक दूरियां क्या होती हैं, बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि सी बी बराबर होगा आई डैश के। तो सी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई डैश। क्यों, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की क्या है, लांबिक दूरियां हैं जो कि बराबर होती हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, ओ डैश, और सी बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई डैश इक्वल ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब इसी तरह जैसे एफ डैश के दोनों तरफ की ये दोनों त्रिभुज लेके चले, ये वाला और ये, उसी तरह देखिए एफ के दोनों तरफ दो त्रिभुज ये और ये बन रहा है। ठीक, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो हमारे पास त्रिभुज क्या है, सी ए एफ। अब त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज सी ए एफ तथा दूसरा त्रिभुज यहाँ पास क्या है, आई डैश एफ। त्रिभुज आई डैश एफ में
इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है तो ये 90 अंश का कोण और ये 90 डिग्री पहले से है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। उसी तरह से यहाँ देखिए दो रेखाएं ए आई डैश और सी आई प्रच्छेदित कर रहे थे, ये दोनों सम्मुख कोण हैं जो कि शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब दो कोण त्रिभुज के परस्पर बराबर हो गए तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, स्वतः बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हुए, समरूप। तो त्रिभुज सी ए एफ समरूप, ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज आई डैश एफ। और देखिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको हमने पहले ही कहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज का लंब क्या है, AC है और इसका लंब क्या है, आई डैश है। इस तरह से इन दोनों का अनुपात बराबर। तो AC बटे आई डैश इज इक्वल टू, आधार देखेंगे इस त्रिभुज का तो CF और इसका आधार इसके संगत क्या होगा, IF। CF अपान IF। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपको हमने कहा दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी तरह से देखिए CA बराबर हो जाएगा O डैश के, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कौन है, O डैश A और ये मुख्य OC, ये समांतर हैं, इसलिए इनके बीच की लंबिक दूरी AC बराबर होगी किसके, O डैश के, क्योंकि AC इक्वल होगा O डैश के। इस तरह से हम यहाँ AC के स्थान पर क्या रख सकते हैं, O डैश अपान O डैश अपान आई डैश इक्वल CF अपान IF। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अगर हम ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो इसके बाएं पक्ष में क्या है, बराबर है, O डैश अपान आई डैश है और इसका बाएं पक्ष O डैश अपान आई डैश है। तो जब दो समीकरण के अगर बाएं पक्ष बराबर हो तो उसका दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण एक व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इनकी तुलना करेंगे, क्योंकि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं इसलिए इनके दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या लेते हैं, OF डैश अपान CF डैश इज इक्वल टू, इसका दाएं पक्ष क्या है, CF अपान IF। और जैसे हमको ये मान मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे चित्र से, OF डैश क्या है, OF डैश -x है, चूँकि OF डैश इक्वल टू हम लोग क्या माने, -x। CF डैश चित्र से क्या माना गया है, देखिए ये C है और ये क्या है, F डैश -F डैश, C कैपिटल F डैश इक्वल टू स्मॉल f डैश। और ध्यान, फिर उसके बाद देखिए CF क्या लिया गया है, ध्यान से देखिए चित्र से, CF ये दूरी और ये दूरी को हम लोगों ने क्या मानी है, F। CF इक्वल टू क्या है, F और FI या IF इक्वल टू क्या है, X। इन चारों मान को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे OF डैश के स्थान पे -x, CF डैश के स्थान पे -F डैश, CF के स्थान पे F और IF या FI के स्थान पे क्या, X रखेंगे। जैसे रखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, देखिए माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए x का इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ x डैश है, ये देखिए x डैश है कि यहाँ x लिखे थे, OF डैश, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x डैश x इज इक्वल टू, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, F डैश F। यही न्यूटन का क्या है, सूत्र है जो हमको प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, यहाँ से x डैश x इक्वल F डैश F।
ये तो न्यूटन का सूत्र है। ये जब दोनों पक्षों में लेंस के दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न होंगे तब इस सूत्र को ऐसे ही लिखेंगे, इसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। लेकिन अगर लेंस के दोनों तरफ माध्यम एक ही हो, जैसे मान लीजिए लेंस के इस तरफ माध्यम वायु हो और इधर भी माध्यम वायु हो, तब फिर लेंस की जो फोकस दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं पतले लेंस के लिए, जब दोनों वक्रपृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बराबर हो। तो यहाँ आगे थोड़ा एक स्टेप और लिखेंगे, यदि पतले लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम हो, तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डैश के। पतले लेंस के दोनों तरफ एक ही माध्यम, तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ डैश के। इसे हम एफ डैश के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ, माइनस को इधर लाएंगे तो हमारा जो सूत्र हो जाएगा एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश के स्थान पे माइनस एफ लिख सकते हैं, एफ पहले से था। तो हमारा फार्मूला मिलेगा एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। ये कब होगा न्यूटन का सूत्र, जब पतले लेंस के दोनों वक्रपृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, ठीक, और इस लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो। अगर जैसे इधर वायु है तो इधर भी वायु हो, तब लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है, बराबर होती है। एक का चिन्ह प्लस होता है, एक का माइनस, इसलिए एफ इक्वल टू माइनस एफ डैश। माइनस को इधर लाएंगे तो एफ डैश इक्वल टू माइनस एफ रखेंगे, तो यही सूत्र में क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ इंटू एफ, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। ये फार्मूला होगा जो प्रूफ हो गया। तो एक तो यहाँ प्रूफ हुआ है, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला प्रूफ करना है। दो लेंसों को एक साथ रखेंगे और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला निकालेंगे। इस पे अभी ये जो निगमन हम करा रहे हैं फार्मूले पे आंकिक भी कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने के दृष्टिकोण से ये आपको लाभदायक सिद्ध हो। ठीक है, गुड बाय।